तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं, चाहे आप इसको पेपर समझ सकते हैं, सैंपल पेपर समझ सकते हैं या इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं बच्चों। आपको तो पता ही होगा कि 10 जून को, जी हाँ बच्चों, 10 जून 2022 को आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, बोले तो बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो इसी के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आपको क्या करते हैं, सैंपल पेपर देने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस डिट्टो छप करके आ जाएंगे आपके टर्म 2 के अंदर, जैसे कि आपने प्रीवियस पेपर्स में देखा ही होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो भी मैंने बना रखा है, यानी कि सैंपल पेपर नंबर 1 बना रखा है मैंने। वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां पर आपको शो कर जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी आप देख सकते हैं, और जो वीडियो वाला सेक्शन होता है हमारा, वहां पर भी जाकर के आप उस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस पेपर नंबर 2 को देख लीजिए, देन इन जो पेपर नंबर 1 था हमारा, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके टर्म 2 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लेट आया होगा, मे बी कल जो ऐसा कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज जो है हम वीडियो शुरू कर रहे हैं अपना, मतलब ये सीरीज वापस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को अपना जो कंप्यूटर था उसको रीस्टार्ट करना पड़ा था किन्हीं कारणों की वजह से, जिसके अंदर काफी टाइम लग गया। ठीक है, वो काफी टाइम खा गया मेरा, जिस कारण से कल वीडियो नहीं आ पाया। तो कोई बात नहीं, आज से हम लोग अपना वीडियो का ये जो सीरीज है, मतलब सैंपल पेपर का सीरीज है, इसको कंटिन्यू करेंगे। और इतना याद रखिएगा बच्चों कि आपका साथ टर्म 2 तक, यानी कि जब तक हमारा ये पूरा पेपर खत्म नहीं हो जाता है तब तक नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस आपको करना इतना है कि वीडियो पे लाइक कम होने मत दीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो पे लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस और आपके लिए बनाएं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में इसको इतिहास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 027 यानी 027। इसका जो पेपर होगा बच्चों, ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका। साथ ही साथ ये जो हिस्ट्री का पेपर आएगा, ये 40 नंबर का पेपर आएगा आपका। अगर मैं पेपर की बात करूं तो जो बोर्ड का पेपर रहेगा आपका, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीरीज लिखी हुई रहेगी, सेट यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और कोड नंबर वगैरह यहाँ लिखा रहता है। जो आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, वो सेट 1 से लेके सेट 4 तक कोई सा भी मिल सकता है आपको। सेट 1 हमने ऑलरेडी करवा दिया है, ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 2 होने वाला है। पेपर के अंदर एक यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट सामान्य निर्देश की ओर चलता हूँ, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। शॉर्ट में सामान्य निर्देश कवर कर देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, ये 4 सेक्शंस के अंदर, 4 खंडों के अंदर विभाजित होगा। अर्थात सेक्शन ए देखने को मिलेगा, सेक्शन बी देखने को मिलेगा, सेक्शन सी देखने को मिलेगा और सेक्शन डी देखने को मिलेगा। 4 सेक्शन में आपका हिस्ट्री का पेपर आएगा बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोला गया है सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। उसमें जो आपको अथवा वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको चॉइस मिल जाएगा बस। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बोला है सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3 नंबर वाले, जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है, और सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 5 से लेके 7 यानी कि 3 क्वेश्चंस तक आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेगा, 6 नंबर वाले, और इनका आंसर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। ठीक है, अगर नीचे चलूं तो नीचे यहाँ बताया गया सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, स्रोत आधारित कह सकते हैं, केस बेस्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। ये 4 नंबर का होगा आपका ये स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी जो है आपका, उसकी बात बता रहा है। सेक्शन डी में आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछेगा, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन होंगे, बांट करके अलग अलग पूछा होगा। 2 नंबर का आएगा सेक्शन डी। मैप वाला क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, मानचित्र वाला जो प्रश्न होता है ना, वो पूछा जाएगा आपसे। और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों। नीचे चलते हैं। यही सेम चीज आपका इंग्लिश में जो आता है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, ये आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आता है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आएगा आपका। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस इसलिए बताना जरूरी रहता है क्योंकि नए बच्चे भी वीडियो को देखते हैं और पुराने बच्चों को भी पूरा आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका पेपर का फॉर्मेट किस तरह से आना है,
कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स के अंदर आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो ये था आपका पूरा पेपर का एक बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने पेपर के सेक्शन ए की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क बोलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है, इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। कोई 3 आपको बताना है, तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कोई 3 आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बच्चों, संविधान सभा के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव था उनमें किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बोले तो जब हमारा संविधान बन रहा था ना भाई, ठीक है, तो उस टाइम पे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को असाइन किया गया था, उनको एक तरह से बनाया गया था ताकि आप संविधान का निर्माण कीजिए। तो उसके अंदर नेहरू जी भी गए, नेहरू जी ने बोला कि चलो ठीक है भाई, संविधान बन रहा है तो मेरी इन बातों को भी आप संविधान के अंदर रख लीजिएगा। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव था, इस टाइप से आप मोटा मोटा कह सकते हैं हमारा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या बातें थी जो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा के सामने नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो संविधान सभा के अंदर आप अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। जो हमारा आजाद भारत होगा उसके मूल आदर्श क्या होंगे, बेसिक मतलब कह सकते हैं चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई थी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, अगला है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक तरह से वो चीजें बताई गई जिससे कि जो संविधान का हमारा निर्माण हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उसके निर्माण को और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी कि उसको अच्छे से किया जा सके। अगला है प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी। यानी कि इस प्रस्ताव के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि जो हमारा संविधान बन रहा है, तो उसके बाद संविधान बनने के बाद पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो सामाजिक लेवल पे या आर्थिक लेवल पे या राजनीतिक लेवल पे, ठीक है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो एक तरह से इज्जत है वो बरकरार रहे, सभी को न्याय मिले, सभी को समानता प्राप्त हो, सभी समान हो। तो ये सारी चीजें उसके अंदर बात कही गई थी। ठीक है, उसके नीचे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है, फ्रीडम मिलेगा। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के तथा जनजातियों के लिए रक्षात्मक प्रावधान होगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जो कम मात्रा में है देश के अंदर, ठीक है, जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनको पूरा एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, या कह लीजिए रक्षात्मक चीजें दी जाएगी ताकि वो अपना बचाव कर सके और वो भी देश सभी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके और देश के विकास में अहम योगदान दे सके। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो कि आपका संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। हिंदी में आपको मैं समझा दूंगा और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन दिखा दूंगा, किस तरह से इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है वहां पर आंसर शीट के अंदर। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन संविधान सभा वाला अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, और जो आपको आंसर देना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिख देना है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि ये पूछ रहा है कि साहूकारों, जमींदारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संथाल विद्रोह के किन्हीं 3 कारणों का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो संथाल लोगों का विद्रोह हुआ था ना, तो वो क्यों हुआ था, चाहे वो साहूकारों के लिए हो, जमींदारों के लिए हो या औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध हो। ठीक है, तो वो क्यों किया गया, तो देखिए इसलिए किया गया, यहाँ पर आंसर आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, संथालों की कृषि भूमि पर भारी भू राजस्व लगा रही थी। जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोग थे ना उस टाइम पे, वो लोग क्या कर रहे थे कि संथाल लोग जो थे उनकी जो जमीनें थी उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे थे। बोल रहे थे भैया टैक्स चाहिए हमको, ठीक है, आपका जमीन 100 रुपए का है ना, तो हमको 80 रुपए तुम टैक्स दे दो
ठीक है, तो एक ये कारण था कि संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद अगला है कि साहूकार, जिसको आप दीकू भी कहते हैं, ऊंची दर पर ब्याज वसूल रहे थे। दीकुओं द्वारा संथालों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। यानी कि जो साहूकार वगैरह थे, उस टाइम पे साहूकार होते थे ये लाला जी, जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, और आज के टाइम पे तो बैंक वगैरह लोन दिया करते हैं, उस टाइम पे साहूकार वगैरह, जिनको आप दीकू भी कहते हैं, ये लोन दिया करते थे। तो आज के टाइम पे आपको लोन मिलना कितने पे लोन मिलेगा? मान लीजिए 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए का चलो क्या ही लोन होता है, चलो 10,000 का लोन लिया आपने, ठीक है, 10,000 का लोन आपको 6% के हिसाब से या 6.5% के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जो संथाल लोगों को लोन दे रहा था ना, ये दीकू लोग या साहूकार लोग, ये बोल रहे थे कि अगर आप 10,000, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी, मान लीजिए 100 रुपए का उस टाइम पे कोई लोन लेता, तो उसको बोलते कि भाई हम आपको 15% या 20% के हिसाब से लोन देंगे। लो भाई, 100 रुपए का तुम लोने दे रहे हो, और एक साल में अगर वो लोन चुकाएगा तो 120 रुपए चुकाएगा तुमको, तो इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके आगे अगर मैं चलूं, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें उसके आगे क्या बताया गया है, क्यों विरोध कर रहे थे ये लोग। तो उसके आगे बताया गया बच्चों कि जमींदारों, साहूकारों व ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दामिने को इलाके पर अतिक्रमण किया जा रहा था। ठीक है, दामिने को क्या होता है, अब आपको ये चीज कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, दामिने को से क्या अभिप्राय है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप समझ सकते हैं। दामिने को से क्या अभिप्राय है, कमेंट करके बताइए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो जो बताया था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो जो बच्चा अच्छा कमेंट करेगा, जाहिर सी बात है उसको मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, ताकि मतलब सही कमेंट करेगा, हार्ट का सिंबल दे दूंगा उसको, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है या सही आंसर लिखा है। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक साहूकारों, सरकारों, जमींदारों के खिलाफ भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक चला था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन डिट्टो यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अपना आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, इसी के अथवा में, कि अगर आपको ऊपर वाला एक क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे या बरतते थे। ठीक है, राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, यानी कि जब से इस्तेमरारी बंदोबस्त सॉरी लागू हुआ ना भाई, तब से क्या हुआ ना, जो जमींदार लोग थे ना वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे। ठीक है, तो यही पूछा है आपसे कि भाई टैक्स क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं ये लोग, क्या कारण था, तो आपको ये बताना है। और टैक्स की रकम जब पे नहीं करेंगे तो भाई धीरे धीरे टैक्स की रकम और बढ़ते चली गई। ठीक है, जिससे कि जमींदार लोगों को और प्रॉब्लम आने लग गई, टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगा ही। ठीक है, तो वही चीज आपको बताना है कि ये लोग टैक्स क्यों नहीं पे कर पाते थे। तो देखिए क्या कारण थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतने सारे पॉइंट बता दिए कि राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी। यानी जो टैक्स था ना वो बहुत ज्यादा मांगा जा रहा था। जब से इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ ना भाई, टैक्स को इतना ज्यादा हाई कर दिया ना, क्योंकि जमींदार लोग बोले यार तुम तो पगला दिए हमको, टैक्स देंगे कि हम अपना रोटी कपड़ा मकान देखेंगे, ठीक है, हमारे घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है तुमको टैक्स दे दे के। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। खैर ये जस्ट एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। अगला उन्होंने मतलब क्यों टैक्स नहीं दे पा रहे थे, अगला है हमारा आंसर पॉइंट में कि उपज की नीची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी अनाज उगता था उसकी जो कीमतें थी वो बिल्कुल कम थी, जिससे कि वो अनाज की कीमत ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टैक्स कहां से दे पाएंगे भाई। तो ये चीज लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगला कि असमान राजस्व, यानी कि जो टैक्स था वो समान रूप से लागू नहीं था भारत के अंदर, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला है सूर्यास्त विधि, कि वही सूरज ढलने से पहले एक निश्चित डेट दे दी जाती थी। कल की वीडियो में आपसे पूछा था मैंने, ठीक है, कि एक डेट दे दिया, जैसे आज है आपका 3 जून, ठीक है, तो डेट दे दिया भाई 10 जून, हिस्ट्री के पेपर से पहले 10 जून 2022। ठीक है, ये अभी का डेट दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि सूर्यास्त विधि लागू कर दिया और बोला कि भाई 10 जून तक का टाइम है, 10 जून की सूर्यास्त, यानी कि जब तक 10 जून को सूरज डूब जाता है उससे पहले आपको टैक्स जमा कर देना है। तो जो जमींदार लोग होते थे वो बोलते थे भाई यहाँ खाने का तो पैसा नहीं है तो टैक्स कहाँ से दूंगा भाई,
तो ये प्रॉब्लम था। अगला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमींदारों की सीमित शक्तियां, जमींदार टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर पाते थे भाई, क्योंकि उनका क्या किया गया था, जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई थी, रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूलने में बहुत समस्या आती थी। ठीक है, तो ये सारे कारण है जिसको आप लिख सकते हैं कि जब से इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ तो राजस्व की मांग जो थी ना वो अदा करने में जो जमींदार लोग थे बराबर कोताही बरतते थे, और राजस्व की बकाया रकमें वो बढ़ती चली गई। पहले 100 रुपया था, फिर बकाया यानी कि ड्यू 200 हुआ, 300 हुआ, इस तरह से जो टैक्स था वो बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, ये आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि वेरी हाई डिमांड फॉर रेवेन्यू, लो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हिच मेड इट डिफॉल्ट टू पे टैक्सेस। ठीक है, स्काई रेवेन्यू, सनसेट मेथड, लिमिटेड पावर ऑफ द लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप सारी आंसर देख सकते हैं किस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अपना आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि 1857 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो घोषणाएं हुआ करती थी 1857 का जो विद्रोह वाला चैप्टर है उस संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन कि उस टाइम पे जो 1857 का विद्रोह हो रहा था तो जो विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाएं थी तो उसके अंदर भारत के जितने भी समाज के हर एक तबका को एक करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो वो क्या तरीके थे, क्या आह्वान किया गया था जिससे कि लोग एक हो गए थे। ठीक है, तो उन्हीं जो तरीके अपनाए गए थे एकता के लिए तो उनको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है कि घोषणाओं द्वारा सभी लोगों से बिना जाति और धर्म का भेदभाव किए विद्रोह का आह्वान किया जाता था। यानी कि जब भी घोषणा होती थी इनका भाई विद्रोह हो रहा है, आ जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई आ जाओ भाई, अंग्रेजों का जड़ जो है ना उखाड़ फेंकना है, भगाओ इनको यहाँ से। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते थे सही बोल रहा है भाई, निकालो अंग्रेजों को यहाँ से। तो इसीलिए एक ये तरीका था। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। जो मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से जो घोषणाएं की जाती थी ना वो लोग जो स्पीच वगैरह देते थे उसमें हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था कि कहीं उनको ठेस न पहुंच जाए। ठीक है, इसके बाद है कि इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को समान लाभ और हानि होनी थी। ठीक है, यानी कि ये जो विद्रोह था ना इसको ऐसे दिखाया गया था ना भाई कि बोला गया कि भाई समाज का जितना भी तबका है अगर लाभ होगा यानी बेनिफिट होगा तो सबको लाभ होगा, अंग्रेज भागेंगे तो ये देश सबको मिलेगा, अगर हानि होगा तो सबको होगा, इसीलिए सब मिल करके काम कर रहे थे। ठीक है, 3 नंबर में इतना ही अगर आप लिख देंगे अच्छे से तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी और चीजें यहाँ पर 5 पॉइंट बता रखा है तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं, ये बहुत ईजी पॉइंट्स है, इनको आप समझ सकते हैं रीड करके। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन बेसिकली अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश मीडियम में, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में आपको ऐसे आंसर लिखना है अपना, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो देखिए चंपारण में उन्होंने खेती जो हो रहा था नील का खेती उसके लिए आवाज उठाई थी, खेड़ा में आप देखेंगे तो वहां पर भी आपका इस तरह से आवाज उठाया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सत्याग्रह किए, जो भी आवाज उठाया इनके खिलाफ और बोला कि भाई इनको भी आजादी मिलनी चाहिए, तो इसीलिए ना जो गरीब लोग थे ना वो देखे कि भाई एक आदमी तो ऐसा आया जो हमारा मसीहा बन करके आया है, तो इसीलिए गरीब लोगों की गांधी जी से गहरी सहानुभूति हो गई थी इन्हीं कारणों की वजह से। अब इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा और अपनी फसल उगाने या उपजाने की आजादी दिलाई। पहले जो चंपारण में आपको पता है चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहां पर किसान लोगों को नील की खेती करने के लिए ज्यादा बोला जाता था, लेकिन गांधी जी आए और ये सारे चीज खत्म करवा दिए, उनको अपनी मनपसंद फसल उगाने की आजादी दिलवा दी, इसलिए गरीबों की गहरी सहानुभूति हो गई उनसे, गांधी जी से। अगला है
खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करवा दिया। ठीक है, मतलब खेड़ा में क्या हुआ ना कि जो फसल थी वो चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, तो लेकिन जो टैक्स था वो अंग्रेज लोग मांग रहे थे। वहीं पे गांधी जी आए, बोले कैसे टैक्स लो लोग भाई, ये माफ करो, हटाओ हटाओ, टैक्स नहीं दे पाएंगे भाई, 100 रुपए का इनका फसल था वो बर्बाद हो चुका है, तुमको टैक्स कहाँ से देंगे भाई। तो इसीलिए गरीब लोग बोले अरे कोई तो आया भाई, हीरो बन के आया हमारे लिए। अगला है, अहमदाबाद में कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। अहमदाबाद में मिल था, वहां पर जो काम करने वाले मजदूर थे, ठीक है, तो उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उनको एक ही कमरे में 10-10 लोगों को सुलाना, खाना न देना टाइम टाइम पे, तो ये सारी बद से बदतर स्थिति थी। गांधी जी आए, बोले भाई ये काम कर रहे हैं, आप ही के मिलों में तो काम कर रहे हैं यार, इनको प्रॉपर खाना पानी ये सब तो दो, मानवीय धर्म तो निभाओ। तो इसीलिए गरीब लोग और उनको हीरो मान बैठे, उनके लिए सहानुभूति और बढ़ गई। ठीक है, अगला है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की इन पहलों ने गांधी जी को ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभार दिया जिसकी गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, मतलब गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। ठीक है, तो गरीब लोग एक तरह से इनको मसीहा भी मानने लगे थे। अगला, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हिंदी में खंड ख भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी के अंदर बच्चों आपसे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा, ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इनका जो आंसर आपको लिखना है, कम से कम आपको मान के चलिए 6 पॉइंट में तो आपको लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 150 से 200 शब्दों के अंदर इस तरह से आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी बताया था ये चीज, ये देखेंगे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें बताया गया है कि जो आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है 150 से 200 शब्दों में लिखना है। और कोशिश कीजिएगा 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर एक भूमिका बनाने का और एक निष्कर्ष बनाने का। बच्चों, भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो खोज वोज के देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है, इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। देखो भाई, 1857 के संदर्भ में कुछ चित्र भी बनाए गए थे, उस टाइम पे कुछ फोटोज भी बनाए गए थे, कह सकते हैं पेंटिंग वाला आर्ट जो आप कह सकते हैं इस तरह से। तो इतिहासकार उन पेंटिंग्स को देखते हैं ना, तो फिर सोचते हैं अरे हाँ ऐसा विद्रोह हुआ करता होगा। ठीक है, तो उन्हीं चित्रों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। बड़े क्वेश्चनों में बहुत बार आया हुआ है प्रीवियस, अगर आपको पिछले 10 साल का, कितने साल का, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। तो देखिए चित्रों से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर इतिहासकार चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं और उनसे क्या पता चलता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा विद्रोह की कई तस्वीरें पेंसिल से बने रेखा चित्र, स्क्रीन चित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बनाए गए थे। यानी कि उस टाइम के आपको पेंटिंग मिल जाएगा, पेंसिल से बना हुआ स्केच मिल जाएगा, ठीक है, पोस्टर, ये कार्टून वगैरह मिल जाएगा सॉरी। ठीक है, और इनसे विद्रोह की निम्नलिखित छवियों का ज्ञान होता है। यानी विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में हम लोग को ये चीजें पता चलती है। क्या क्या चीजें पता चलती है? चित्रों में ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। यानी कि ब्रिटिश लोग जो थे ना, उनके जो सेना में जो लोग थे, जो रक्षक थे या फिर अंग्रेज लोग थे, उनका गुणगान किया गया कि भाई यही है हीरो हमारे। ठीक है, ये चित्रों से पता चलता है। अगला यहाँ पर कुछ चित्रों के बारे में उल्लेख भी किया है यहाँ पर, जैसे कि थॉमस जॉन्स वॉकर द्वारा बनाया गया चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ, काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा, में कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण स्थापित हो चुकी है। मतलब ब्रिटिश सत्ता दोबारा से आ चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है। ठीक है, दोबारा से इनका कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद देखिए बताया गया यहाँ पर कि कुछ चित्रों में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरियल चित्र में विद्रोहियों की हिंसा व बर्बरता का प्रदर्शन किया है। तो कुछ इसी तरह से बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही चित्रों में बहुत कुछ पता चलता है भाई, कोई एक चीज नहीं है। इन चित्रों में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना पनपती है। ये चित्र दिखाता है ना कि कैसे अंग्रेज लोग
बदला लेना चाहते हैं। जैसे कि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए महिला का आक्रामक रूप भी दिखाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज तो बदला लेना ही चाहते थे, साथ साथ जो विद्रोही थे ना वो भी बदला लेना चाहते थे। एक महिला का जिक्र किया है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए हुए है, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्यु दंड तोप से उड़ाते हुए चित्र। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमें चित्रों से पता चलती है। आपने एनसीईआरटी का बुक देखिएगा ना, वहां पर ये सारा चित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्रोहियों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारना या फिर खुलेआम फांसी पर लटकाना जैसे चित्रों से लोगों के अंदर डर और दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था, जिससे कि काबू पाया जा सके। ठीक है, कुछ और चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है पॉइंट्स के माध्यम से। आप इनको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। करीबन 8 पॉइंटों में आपको आंसर दे रखा है, इनमें से कोई भी 6 पॉइंट ले लीजिए भाई, कोई सा भी 6 पॉइंट ले लीजिए और एक भूमिका लिख दीजिएगा और एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा। इजीली 6 नंबर मिल जाएगा भाई आपको। ठीक है, और वापस से बोल रहा हूँ, भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि what do the pictures reveal about the revolt of 1857, how do historians analyze these pictures। ठीक है, these pictures, तो हमारा आंसर जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा। कुछ इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखते हुए चलना है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला जो पिक्चर है वो काफी फेमस है। जब मैंने अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है कि ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, और बड़े नंबरों में आता है। उस हमारे टाइम पे 8 नंबर का क्वेश्चन आया करता था हिस्ट्री में, अभी तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। 8-8 नंबर के क्वेश्चन लिखे हैं भाई हमने तो। चलिए, आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आ गए छठे प्रश्न पे कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में बदल दिया, सो दहारण कथन की विवेचना करनी है। यानी कि गांधी जी जब आए तो जो भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसका स्वरूप एक जन आंदोलन के अंदर बदल दिया, जिसके अंदर सभी जन जो है लोग मिल करके काम करें। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। तो देखिए कैसे बदल दिया। गांधी जी की भाषा और सादगी ने उन्हें जनता से जोड़ने में मदद की। गांधी जी एकदम सिंपल रहा करते थे, एकदम धोती पहनते थे, खादी का कपड़ा उपड़ा पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। कुर्ता तो मैंने पहने हुए देखा ही नहीं उनको भाई, ज्यादातर धोती पहने हुए देखा है। तो जो उस टाइम पे हमारे देश के लोग थे वो भी गरीब थे, ठीक है, वो भी इसी तरह से कपड़े पहनते थे। तो वो लोग सोचते थे कि चलो ये गांधी जी हमारे ही टाइप के हैं, हम इनकी बातों को पालन करते हैं, जो भी ये बोलेंगे। उसी तरह से बोला गया कि उनका पोशाक, उनकी शैली बिल्कुल आम लोगों की तरह थी। गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे जिसमें व्यापक रूप से सभी लोगों ने भागीदारी दिखाई। छात्रों द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में उनसे आह्वान किया गया। गांधी जी ने जब जन आंदोलन किया तो उन्होंने बोला गया कि आप स्कूल जाना बंद कर दीजिए। वकीलों से बोला गया कि आप ये जो भी वकालत है अंग्रेजों की वो छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी ने जोर दिया और इसीलिए खिलाफत आंदोलन में यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया लोगों ने। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों ने। उन्होंने स्वशासन की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया, सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाया, उन्होंने अहिंसा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, काफी सारे पॉइंट है। चरखे को एक माध्यम बना करके स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागृत किया। तो गांधी जी के बारे में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लगभग 14 पॉइंट में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा अपना। ठीक है, तो इनमें से 14 पॉइंट में से कोई भी आपको 10 पॉइंट 10 कह रहा हूँ 6 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना है अपने आंसर। ठीक है, तो इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गांधी जी चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट, डिस्कस द एग्जांपल स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको आंसर लिखते हुए चलना है, कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी 6 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए भाई, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और वीडियोस बनाने के लिए। 10 से 15 सैंपल पेपर का टारगेट लिया हूँ। ठीक है, तो अगर लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो 15 सैंपल पेपर तक भी करवा दूंगा। सारी चीज डिपेंडेंट है आप कितना वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। इसके अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिएगा और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा किए गए
इन निर्देशों का मतलब कि कौन से निर्देश थे उनका उल्लेख करना है आपको, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन से संबंधित कुछ बातें मैंने प्रीवियस वीडियो पेपर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था आपका बेसिकली, ठीक है। कांग्रेस का ये सेशन हुआ था एक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन माने जाते थे, एक तरह से नेतृत्वकर्ता माने जाते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कि पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होना चाहिए एक तरह से। और उसके बाद बोला गया है कि 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के अनुसार अब हम बातें देखेंगे। उसके बाद बताया गया है कि गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों तक पूरे देश में एक ही समय संगोष्ठियों हो, मतलब गांधी जी कहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मनाना है, ठीक है। और हमारा झंडा को फहराना है, प्राइड करना है कि भाई आजादी मिल गई है यार, अंग्रेज भागो, ठीक है, भाग चुके हैं वैसे। अगला है समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की जाए और देशभक्ति के गीत गाए जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ कुछ और बातें बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए रहते हैं, उनको भी तैयार आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए दिए रहते हैं ताकि आपको 10 पॉइंट बता दिया, 15 पॉइंट बता दिए, तो कोई 6 तो याद रहेगा ना आपको। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पॉइंट आपको बताया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कि मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी, देवीय प्रकाश के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कथन की आपको पुष्टि करनी है। यानी कि जो मुगल शासक थे, वो लोगों को जो शक्ति मिलती थी ना, वो सीधे देवीय प्रकाश से मिलती थी। आपने देखा होगा विष्णु जी, राम जी, या कोई भी भगवान आप देखते होंगे, तो उनके सर के पीछे आप देखते होंगे ना, सूरज टाइप का होता है और ऐसा लगता है कि प्रकाश आ रहा है। आप देखते होंगे फिल्मों में, पिक्चरों में, कि जब माता जी दुर्गा माँ प्रकट होती है, तो आप देखते हैं एकदम रोशनी सी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज दर्शाता है कि कैसे लोगों का विश्वास रहता है भगवान के अंदर। तो जो मुगल उगल आए ना, तो उस टाइम पे वो लोग भी अपने आप को देवीय प्रकाश के अंदर सिद्ध करना चाहते थे कि हाँ भाई, हम पे भी भगवान की कृपा है। एक तरह से आपको जो हम बात बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान हमसे बुलवा रहा है। तो इससे क्या होता था, उनको लगता था कि जो जनता है और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, यानी संबंध है, वो और भी अच्छा होगा। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मुगल शासक थे, उनको शक्ति जो मिलता था ना, पावर मिलता था, वो सीधा देवीय प्रकाश से मिलता था। इस सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मुगलों के राजत्व सिद्धांतों को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अबुल फजल ने बताया है कि रानी अलानकुआ की कहानी से यह समझने का प्रयास किया गया ताकि वह गर्भ में पल रही संतानों पर देवीय प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट है, यानी कि गर्भ से ही उनको संतान के अंदर देवीय प्रकाश मिलता है। ये देवीय प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद और बताया गया है कि मुगल राजत्व के अंतर्गत संतानें पर इजादी अर्थात ईश्वरीय प्रकाश धारणा करती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें बताई गई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, देवीय प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 7वें क्वेश्चन का हिंदी मीडियम में आंसर रहेगा 6 नंबर के लिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लीजिए और समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। नीचे चलते हैं। इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि राज्य पद के आदर्शों और दरबारी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालते हुए मुगल दरबार और प्रशासन की वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था से तुलना करनी है। जो मुगल दरबार था उसकी वर्तमान में जो भारतीय शासन व्यवस्था है ना, उससे तुलना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका तोड़ करके पूछा है, एक तरह से घुमा करके पूछा है। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त करते थे। असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी ऐसी दृष्टि महत्वपूर्ण रही। तो कुछ बातें यहाँ पर इसी क्वेश्चन से संबंधित आंसर में लिखी हुई है, जिनको आप देख सकते हैं कि बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया टाइम टाइम पे, ठीक है।
और यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं किस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। और वही चीज बताया गया है कि आज भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है, देश का संविधान सभी नागरिकों को समान दर्जा देता है, धर्म, जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। यही आपका जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 6 नंबर के लायक आपको आंसर लिख देना है। ये आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लीजिए, ठीक है। नीचे चलते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। स्रोत आधारित क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपसे 4-4 नंबर वाले, ठीक है। 2 स्रोत आधारित क्वेश्चन आएगा आपका। तो देखिए स्रोत आधारित क्वेश्चन में पहला जो स्रोत है आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। वही बोला गया है कि जो स्रोत दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला स्रोत आपका बादशाह नामा के सफर के ऊपर है। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा। ये जो स्रोत है शासक और इतिवृत्त जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उससे लिया गया है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा है कि पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई जो चीजें होती थी उनको पांडुलिपि कहा जाता था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती थी, जो भी पुस्तकें होती थी उन्हीं को पांडुलिपि कह देते थे, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि क्यों भेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है कि मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट जो होती थी ना एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी, और इसी का अनुकरण करते हुए अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि भेंट की थी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह नामा के लेखक कौन है और यह किसके शासन काल से संबंधित है, ठीक है। तो जो बादशाह नामा के लेखक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी जी है, और बादशाह नामा के लेखक ये है, और इसमें शाहजहां के शासनकाल का इतिहास दर्ज है बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर आपको। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये रीड करना है, और ठीक है। तो जर्नी ऑफ एम्परर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्रोत है और आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में वो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लीजिएगा, 8.2 और 8.3 थोड़ा सा इंग्लिश में अपने आप से समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है स्रोत कि हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगा। ये 15वें चैप्टर से है आपका स्रोत, ठीक है, संविधान का निर्माण वाला। तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने उठाई। तो महिलाओं के लिए न्याय की मांग जो बंबई की हंसा मेहता ने उठाई थी, ठीक है। अगला है हमारा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच वास्तविक सहयोग कैसे संभव है। तो वास्तविक सहयोग पारस्परिक आदर करेंगे ना तभी संभव है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो पूछा गया है कि संविधान सभा में महिलाओं के लिए क्या मांगे रखी गई। तो संविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, ये सारी मांगे रखी गई थी बच्चों। अब हम लोग यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका और आंसर इस तरह से लिखते हुए चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी में, जिसमें आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जिस जहां पर हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो चीज है आपका चौरी चौरा, वो स्थान। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा और चौरी चौरा आपको लोकेट करना है। तो भारत का जो मैप है यहाँ पर चौरी चौरा इस तरह से आपको लोकेट करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चौरी चौरा देखने को मिलेगा, ये आपका तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चौरी चौरा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। तो आपको बीकेयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो आंसर आपका बनारस रहेगा। बनारस आपको लोकेट कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के मैप में आपको बनारस यहाँ देखने को मिलेगा, तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनारस हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे चले तो बी में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछा है कि भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र में 1857 की क्रांति से संबंधित एक स्थल अंकित किया गया है, इसे पहचानना है और इस स्थल का नाम लिखना है आपको। तो दिल्ली है बच्चों आपका,
ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये पेपर नंबर 2 था ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे जितने भी टर्म 2 के लिए हम लोग वीडियो डाले आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी टर्म 2 की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।